एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम क्रैश कोर्स का डे 1 है और ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि ज्योग्राफी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ये सब्जेक्ट। डोंट वरी, जितने भी एग्ज़ाम्स है अभी लाइनअप, जैसे इंडियन नेवी का जो है एंड इंडियन एयरफोर्स प्लस SSC MTS, SSC JEE and SSC CGL, SSC CHSL, so many exams lined up and RRB Group D also। आप लोगों के लिए आपके एग्जाम होने से पहले पहले जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि वीडियोस डेली बेसिस पे देखना है, कमेंट करना है अगर कुछ समझ में नहीं आता है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन छोटी से छोटी एग्जाम से लेके यूपीएससी के एग्जाम तक हर साल सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन बनता ही है। देखो, हमेशा जब भी आप पेपर सेट देखते हो उसमें देखना कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल हमेशा पूछा ही जाता है। जैसे सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, कोई भी पेपर ले लो आप फिर, तो सोलर सिस्टम आपने आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से क्लियर आउट करे, जिससे आपका 1 मार्क पक्का हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सन के बारे में जान लेते हैं। ओके बच्चों, तो देखो सन जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है। सन एक स्टार है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन सन जो है एक स्टार है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है। और ये ब्राइटेस्ट स्टार है, इसका पहले आप लोग शेप देख लेना, ठीक है। और जैसे ही आप इसको इमेज देख रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कोरोना। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कोरोना। तो ये जो सन का है, सन जो सन का शेप है इस तरह से है, ये इस तरह से इसके फ्लेक्स निकले हुए, ठीक है, कैसे फ्लेक्स निकले हुए हैं। और आप जो अभी हाल फिलहाल कोरोना वायरस, हाल फिलहाल नहीं एक्चुअली 2020 से सुनते आ रहे हैं हम लोग कोरोना वायरस के बारे में, तो उसका भी शेप किस तरह से है? कुछ इसी तरह से है, ऐसे 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 करके उसके निकले फ्लेक्स निकले हुए हैं, इसीलिए उसे कोरोना वायरस कहा जा रहा है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत बार। अभी भी आप लोग देखना, प्रीवियस जो भी 2020 में IAS के मॉक इंटरव्यू हुए हैं, तो वहां पर उनको पूछा ही जा रहा है कि क्यों वायरस को कोरोना वायरस कहा जा रहा है, क्या उसके पीछे का रीजन है। तो बिकॉज ऑफ सन शेप, ठीक है, सन भी इस तरह का शेप लेता है, इस तरह का उसका शेप है, इसीलिए इस वायरस को कोरोना वायरस कहा जाता है। और एक बात सन के बारे में जान लीजिए, सन जो है हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। अल्टीमेटली जो फैमिली का बड़ा है, ठीक है। अगर हम समझे कि हमारी जो पूरी पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ग्रह हमें पता है, उसका अल्टीमेटम सॉरी नॉट अल्टीमेट गुरु या अल्टीमेट पिता, हेड कौन है? तो वो है सन, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो सनलाइट है पृथ्वी तक आने के लिए कितना टाइम लगता है? तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 13 सेकेंड इतना टाइम लगता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। सन का होगा ये कंप्लीट। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन किस चीज से बना हुआ है, किस 2 एलिमेंट से बना हुआ है? तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सन हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम का, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन बना है बच्चों, प्लीज एक एक बात आपको याद रखनी है जितना भी मैं बताती हूँ। और वन मोर थिंग, आपको जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इससे ज़्यादा ही कंटेंट एक्चुअली मेरे PDF में अवेलेबल है। आपने अभी तक मेरा PDF नहीं खरीदा है, खरीद लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। और जो इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के बच्चे हैं उन लोगों को मैं बस थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ, आपका 2 से 3 दिन ही मांग रही हूँ। उसके बाद जो है मैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है, वो ऐड करके वो बुक मैं आपको दे दूंगी। वो भी मात्र 239 रुपीज़ में होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक सब्जेक्ट ऐड किया है तो उसका प्राइस बढ़ा दूंगी वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है एम रेलवे में। एम रेलवे का मोटो है कि मनी, पैसा कभी भी ना आपके ना मेरे, दोनों के सक्सेस में नहीं आना चाहिए। आई रियली डोंट वांट दैट थिंग टू बी बिकम अ बैरियर बिटवीन यू एंड माय सक्सेस, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वेट करना है 2 से 3 दिन का। मैं बना दूंगी इन्वायरमेंटल साइंस का, और वो भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ओके बच्चों, तो सन का पूरा देख लिया हमने कि 8 मिनट लगते हैं उसकी रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने के लिए। अब देखो कुछ इस तरह से पूरे प्लैनेट्स देख लेना है हमें, ठीक है। प्लैनेट्स देख लेना है। तो अभी प्लैनेट तो देखो, पहले तो कितने थे? 9 ग्रह थे, 9 प्लैनेट्स थे। अब प्लूटो को
2005 में एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह। क्यों ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया था? क्योंकि देखो उसके आसपास का जो एरिया था वो साफ नहीं था। जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके आसपास की सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। एक ग्रह, एक प्लैनेट बनने की डेफिनेशन क्या होती है? वो तो एक तो उसकी खुद की ग्रेविटी होनी चाहिए, दूसरी बात वो राउंड शेप में होना चाहिए, तीसरी बात उसका कोई ना कोई लाइक सैटेलाइट होना ना होना ऐसी अलग बात है, लेकिन सैटेलाइट भी होना चाहिए, और उसका इन्वायरमेंट, उसका जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, जो कि प्लूटो का नहीं था। इसीलिए प्लूटो को 2005 में जो है प्लैनेट की क्या कहते हैं लिस्ट से निकाला गया, ठीक है। याद है कि कौन कौन सा प्लैनेट बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले राउंड शेप होना चाहिए, खुद की एक ग्रेविटी होनी चाहिए, सराउंडिंग पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए, भले सैटेलाइट हो या नहीं हो, मतलब नेचुरल सैटेलाइट उसके होने ना होने कुछ मायने नहीं रखता, बट उसका सराउंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो अब जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, सन से लेकर तो नेपच्यून तक कितने ग्रह है हमारे? अभी हाल फिलहाल 8 ग्रह है, ठीक है, 8 ग्रह है। तो देखो पहला कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। तो ये इसको याद रखने के लिए हमने स्कूल टाइम में भी एक काइंड ऑफ राइमिंग जैसे सेंटेंस पूरा पढ़ा था कि माय वेरी इफिशिएंट मदर सर्व अस नट्स करके, ठीक है। माय वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, है ना, ऐसे करके हमने पढ़ रखा था। तो आपने अपनी कोई भी एक ट्रिक बना दो और उस हिसाब से इसका सीक्वेंस याद रखो, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। अब सीक्वेंस पूछा जाता है, उससे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्या पूछा जाता है, जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट कौन से है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर जमीन है, ठीक है, और इसे इनर प्लैनेट कहा जाता है। मरकरी, मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये एरिया है बच्चों, मार्स एंड जुपिटर के बीच में इतने ज़्यादा एस्ट्रॉइड है, इतने ज़्यादा एस्ट्रॉइड है। तो ये जो है बड़े प्लैनेट्स एंड छोटे प्लैनेट्स को अलग करने का काम कौन करते हैं? एक तरह का बाउंड्री बनाता है। कौन बनाता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या चीज़ है? मलबा है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है जो कि सन के ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व करते रहते हैं, और ये किसके बीच में है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्स और जुपिटर को क्या अलग करता है? तो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट अलग करती है। या फिर क्वेश्चन ऐसा बनता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट के बीच में है? तो वो है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ओके बच्चों, ये हो गए इनर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स कौन से है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये है आउटर प्लैनेट्स। तो इन्हें गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है, बिकॉज ये गैस से बने हुए हैं, इनमें ज़मीन कुछ नहीं है। अगर सपोज कोई इंसान यहाँ से जुपिटर के यहाँ पर ठहर जाता है, स्पेस पे अगर लैंडिंग भी कर लेता है, वो इंसान यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ऐसा है। मतलब ये पूरा का पूरा पोरस है, गैसियस प्लैनेट इसीलिए कहा गया है इसको। ओके, तो सबसे पहला प्लैनेट आता है मरकरी। मरकरी जो है ये सन के बहुत क्लोज है, सन के बहुत क्लोज है, और सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। याद रखना है आपको, भले ही ये सन के इतना पास है, बट इसका टेम्परेचर कम है कंपेयर टू वीनस, ठीक है। वो कैसे, क्यों कम है, वो आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है मरकरी जो है सन के बहुत पास में है, और ये बहुत ही फास्टेस्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये प्लैनेट सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है वीनस। वीनस को आजकल एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है वीनस से रिलेटेड, और एसएससी सीजीएल 2020 में भी पूछा गया था। 3 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था ये। लूसीफर, लूसीफर जो है किसका, कौन सी प्लैनेट का नाम है ग्रीक मैथोलॉजी में, ठीक है। ग्रीक मैथोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है, और उस मैथोलॉजी से स्पेशली प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ग्रीक मैथोलॉजी में हर एक प्लैनेट का नाम क्या है ये आप लोग पढ़ लेना।
या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 15-20 मिनट का वीडियो मिल जाएगा आपका, उतना ही दिमाग में जो है इकट्ठा हो जाएगा इन्फॉर्मेशन और 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो वीनस को ग्रीक माइथोलॉजी में लूसीफर कहा जाता है। लूसीफर मतलब जो इंसान टॉर्च लेकर जा रहा है या फिर काइंड ऑफ लाइट, काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, गॉड, हाँ, उन्हें लूसीफर माने जिसके हाथ में टॉर्च है। ठीक है, ये ऐसा उसका मीनिंग है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि कौन सा प्लैनेट है जिसे लूसीफर कहा जाता है ग्रीक मैथोलॉजी में, तो याद रखो वीनस इज द प्लैनेट। ये है थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है ये, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। अब ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट क्यों है, देखो सबसे पहले तो याद रखो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वीनस है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट थिंग पूछा जाता है कि ये हॉट क्यों है कंपेयर टू मरकरी, मरकरी से ज्यादा टेम्परेचर वीनस का क्यों है। हालांकि वीनस जो है बहुत दूर है, दूर इन द सेंस कि मरकरी से तो एटलीस्ट दूर ही है ना, और मरकरी बहुत पास में है सन के, बट यहाँ पर क्या है ना, इसका पूरा जो एटमॉस्फेयर है, वीनस का पूरा एटमॉस्फेयर ये ग्रीन हाउस गैसेस से भरा हुआ है। ऐसी गैसेस जो हीट को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है, जैसे ही सनलाइट आती है वो जो हीट आती है ये गैसेस इनको अब्जॉर्ब करके रखती है, सिकुड़ के रखती है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वीनस का कंपेयर टू मरकरी ज़्यादा है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट में आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारी प्यारी पृथ्वी। तो अर्थ के बारे में, ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। लाइफ पॉसिबल क्यों है हमारी अर्थ पे, बिकॉज यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर उसी तरह का बना हुआ है, जो कि हम एटमॉस्फेयर की लेयरिंग जब पढ़ेंगे, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सारे लेयर हम पढ़ेंगे आगे, तो वो जब पढ़ेंगे मैं बताऊंगी कि क्यों हमारा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, और वाटर के वजह से, ठीक है, वाटर था इसीलिए इतनी ज्यादा आबादी है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी बाकी सारे प्लैनेट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मार्स। हाँ, एक बात, वीनस और अर्थ ट्विन सिस्टर माने जाते हैं, ठीक है। ट्विन मतलब कौन है पृथ्वी का, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ऐसे बोल सकते हो आप, तो वो है वीनस। अब है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, बिकॉज इसका कलर रेड, एंड वन मोर थिंग, क्यों रेड है एक्चुअली ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर आयन, लोहा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और आप लोग कभी सोचते होंगे कि क्यों इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्यों इतना ज़्यादा साइंटिस्ट अपना टाइम और जो भी गवर्नमेंट है पैसा लगाती है कि स्पेस में लोगों को भेजा जाए, देखा जाए। बिकॉज हमारी जो अर्थ है उसमें जितना भी मटेरियल था, जितना भी लाइक मिनरल्स वगैरह थे, वो सारे खत्म होने की कगार पर है। हम इंसानों ने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि हमें अभी हमारी पृथ्वी से 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना ज़्यादा पृथ्वी चाहिए, हम मिनरल्स चाहिए हमें, तभी हम लोग आगे जाकर अगली जनरेशन यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी। इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बूम कर रही है, इतना ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जितने भी मिनरल्स चाहिए हम वो स्पेस से ला सकते हैं। ओके, ये बात थी। और ये जो है रेडियस कलर की वजह से जाना जाता है, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी, और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, मार्स है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम गुरु जुपिटर। तो इसके बारे में बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में तो मैंने बता ही दिया। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। हाल फिलहाल की अपडेट सुनिए बच्चों, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जुपिटर के सैटेलाइट, जुपिटर का जो सैटेलाइट है उसका काउंटिंग, उसका नंबर काउंटिंग कितना हुआ है, 79 हुआ है। पहले क्या हुआ था कि 79 जो काउंटिंग के साथ जुपिटर नंबर 1 पोजीशन पे था, जिस प्लैनेट के सैटेलाइट बहुत ज़्यादा है। सैटेलाइट इन द सेंस जैसा हमारा मून है, नेचुरल सैटेलाइट जो कि हमारे पृथ्वी को रिवॉल्व करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी तरह से जुपिटर के 79 ऐसे मून है जो जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। बट अब सैटर्न ने जो है
इसको रेस से बाहर कर दिया है। अब सैटर्न के पूरे 82 सैटेलाइट है, 82 नेचुरल मून्स है। ये क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल डिस्कवरी हुई है। अभी तक आप लोगों को ये पता था क्या? अगर पता था तो कमेंट सेक्शन में यस करना, नहीं पता था तो नो करना और थैंक यू कह देना अगर आप लोग कहना चाहो तो, ठीक है। तो सैटर्न के कितने हुए हैं सैटेलाइट? 82 काउंट हुए हैं, आपको ये याद रखना है। सैटर्न जो है वो सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर, ठीक है। और ये इसके 3 ब्यूटीफुल रिंग्स जो है इसके आसपास, जो कि आइस से बने हुए हैं, इससे जाना जाता है सैटर्न, शनि। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस है ये 3rd बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। ग्रीनिश ब्लू कलर में जाना जाता है, ये ग्रीनिश ब्लू, ठीक है, ये ग्रीनिश ब्लू है। यूरेनस एंड नेपच्यून ट्विंस है, ठीक है, जैसे वीनस एंड अर्थ ट्विंस है उसी तरह से यूरेनस एंड नेपच्यून ट्विंस है। वैसे एक्चुअली अर्थ एंड मार्स को भी ट्विंस कहा जाता है मोस्टली, मतलब उसका जो साइज है कंपेयर टू लाइक थोड़ा छोटा आता है, ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, अर्थ के बराबरी में है, बस अर्थ से थोड़ा छोटा आता है साइज, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा भी अगर बनता है कि ट्विंस कौन सी है अर्थ की, अगर ऑप्शन में वीनस नहीं मार्स लिखा हो तो मार्स को टिक करके आ जाना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर वीनस है तो फिर वीनस को ही आपको टिक करना है। नेपच्यून के बारे में क्या बताए, तो ये सबसे दूर है सन से, ठीक है, इसीलिए पूरा का पूरा काइंड ऑफ बर्फ से ही ढका हुआ होता है ये मोस्ट ऑफ टाइम, और 4 नंबर का बिगेस्ट प्लैनेट है, और ये ब्लू कलर इसका है, ठीक है, ब्लूइश कलर है इसका। मून, मून जो है हमारी धरती का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है, और ये परिक्रमा करता रहता है पृथ्वी का। अब लूनार इक्लिप्स एंड सोलार इक्लिप्स के बारे में जान लेते हैं, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखो, बच्चों को क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन आज दूर कर देना है। एक कहानी याद रखना, अपने घर के जो भी बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे दादाजी वगैरह, दादी वगैरह, तो ये लोग क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कभी भी कोई भी झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो ये लोग किसी के बीच में नहीं जाते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है, सूर्य किसी के बीच में नहीं जा रहा है, सूर्य न्यूट्रल है बेचारा, अपनी अपनी जगह है, वो स्टैटिक है, ठीक है, रिजिड है, वो बंदा जैसे कि वैसे वहां पे ठहरा हुआ है। झगड़ा सिर्फ मून और अर्थ में है, ठीक है, ऐसे याद रखो, झगड़ा सिर्फ मून और अर्थ में है। तब जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण जब होता है तब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन अभी क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा मतलब मुझे आशा करती हूँ कि मैंने आपका पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दिया है। याद रखो, सूरज का कुछ रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सूरज इज द स्टैटिक वन। खाली झगड़ा कौन कर रहा है, तो अर्थ एंड मून जो है अपने आप में झगड़ा कर रहे हैं। जब चंद्र ग्रहण हो रहा है तो अल्टीमेटली चंद्र पे ग्रहण लग रहा है, तो चंद्र तो बीच में आने से रहा, तो चंद्र के बीच में ही कोई, चंद्र और सूरज के बीच में ही कोई आएगा ना, तो वो कौन आ रहा है? पृथ्वी आ रही है। जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे और सूरज के बीच में कोई आ रहा होगा, तो कौन आ रहा है? वो चंद्रमा आ रहा है। आप लोगों को लगेगा कितनी बच्ची सी बात है, ये तो हमने 5th स्टैंडर्ड में सीखा था ऐसे वैसे, बट जब आप लोग हाईली जब एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है दिमाग में और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ऐसे फुद्दू से ऐसे छोटे से क्वेश्चंस भी हम लोग गलत टिक करके आ जाते हैं। वैसी चीजें ना हो इसीलिए ट्रिक्स बनाई जाती है याद रखने के लिए, यही मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट कर दिया है हमने, जितना भी नया कुछ सीखा होगा आपने उसके लिए फिर लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे ही कोई न्यू वीडियो आता है आपको पता चल जाएगा। और आज से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।